ओके, तो अब हम बात करते हैं एनओआई अप्रोच किस तरीके से काम करती है। अभी तक हमने ये समझा कि वो थ्योरी क्या है और क्या कहती है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे। सपोज आपके पास जो ईबीआईटी है वो है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपए आपके पास ईबीआईटी है, और आपके पास जो डेट कैपिटल है वो डेट कैपिटल है 5 लाख की एट द रेट 8%, ठीक है, 8% उस पर क्या है, इंटरेस्ट है। अब हमें यहाँ पे निकालनी है एक तो एस यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर्स वो कितनी है वो हमें पता नहीं है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें पता नहीं है कि हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट हमें पता है, ठीक है, कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है वो है 10%, ठीक। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। वैल्यू ऑफ द फर्म आपको पता नहीं है वो क्या है, वो हम सब यहाँ पे निकालेंगे। तो हमें दिया है एक तो ईबीआईटी, ये है 2 लाख। इस 2 लाख रुपए में से हम सबसे पहले लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो 5 लाख का 8%, 40,000 रुपए ये गया डेट का, ये बच गया 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 रुपए आपके पास बच गए। तो ये 1,60,000 रुपए किसके लिए है, ये 1,60,000 रुपए आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, ठीक है। ये है अर्निंग फॉर इक्विटी, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा है। पहली चीज आपने ये निकाल ली। दूसरा आपको ये दिया है कि क्यों ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो 10% है। हमें वीवी नहीं पता कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, ये भी नहीं पता। तो इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल देंगे। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ईबीआईटी डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो है। तो ईबीआईटी है आपके पास 2 लाख और डिवाइडेड बाय 10%, 10 इंटू 100, यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 लाख, ठीक है। वी आपका निकल के आ गया 20 लाख। इस ये वी है, इसमें से आप लेस कर देंगे डी यानी कि डिवेंचर, कितने के हैं, 5 लाख। तो आपके पास बच गए 15 लाख। ये 15 लाख आपके पास क्या है, एस यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो एस निकल गया, ये है 15 लाख। के आपको निकालना अभी बाकी है, ये वी निकल गया आपका 20 लाख, ठीक है। ये सारी चीजें निकाल दी। अब ये निकालना के ही निकालना बाकी है। तो के ही हम कैसे निकालेंगे, के ही निकालेंगे हम भैया, देखो के इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी कितना है, अर्निंग फॉर इक्विटी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो अर्निंग फॉर इक्विटी है 1,60,000, ठीक है, और वैल्यू ऑफ इक्विटी है 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। तो अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारी निकल जाएगी के, तो के जो आएगा आपका वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.67, 10.67%, ठीक है। ये हो गई पहली सिचुएशन। अब अगर हमें ये निकालना है कि भैया अगर हमें चेक करना है एनओआई एवरेज, वैलिडिटी ऑफ एनओआई एवरेज कैन बी चेक ascertaining the overall cost of the capital, ठीक है। हम उसको दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो दूसरी तरह से एक बार चेक करके देखते हैं। वो फॉर्मूला एक्चुअली आपको पता लग जाएगा, फिर एक और फॉर्मूला है जिसका हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो निकलता है के ओ, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय
वैल्यू ऑफ डिवेंचर बाय वैल्यू ऑफ द फर्म प्लस KE S अपॉन V। ठीक है, अब KO निकालना आपको। KD आपको पता है 8% है, 8% है, यानी चलो परसेंट ही रखते हैं 8%। डी की वैल्यू है आपके पास 5 लाख और वी की वैल्यू हमने निकाली है अभी 20 लाख। ठीक है, प्लस इक्विटी की 10.67 इंटू एस 15 लाख का है डिवाइडेड बाय 20 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8%, ये 1/4 हो गया, है ना, 5 चौको 20 होता है 1/4 प्लस 10.67 और ये काट गया तो 15/20। ठीक है, ये हमने और थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, ये यहां हो जाएगा ना 2% प्लस ये आपका आएगा अराउंड 10%, सॉरी 8% के आसपास। ठीक है, समझ गए ना, ये क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 10.67 और 15/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8%, तो जो K 0 आएगा वो हो जाएगा 10%। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि KO क्या है 10%। तो आप इस तरह से वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब अलग अलग लीवरेज के जो लेवल पे थे उनको हम अगर हमें चेक करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब हम इंक्रीज करेंगे डेट का पोर्शन, क्या ठीक है, हम डेट का पोर्शन बढ़ाएंगे, उससे पता लगेगा हमें कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। तो अब हमने क्या कर दिया कि आप 2 लाख, वही सेम अमाउंट 2 लाख रुपए के डेट बढ़ा दिए हमने, 5 से 7 कर दिए। ठीक है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपका 10% ही रहेगा। ठीक है, 2 लाख की जो कैपिटल है वो हमने डेट से लाना शुरू किया, हमने कहा कि वो हम डेट से लाएंगे। ठीक है, रेज 2 लाख कैपिटल बाय इंक्रीजिंग डेट। ठीक है, हमने 2 लाख की कैपिटल को और बढ़ाना शुरू करा, हमने कहा इसको हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कितने से और कैसे काम करना शुरू करता है। बाकी के जो एजम्पशंस हैं वो हमारे एज इट इज रहेंगे, उनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, उन पे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि वी निकालेंगे, फिर वी के बाद हमें सारी चीजें निकलती हुई नजर आ जाएंगी कि हम कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास दिया है EBIT, वो है 2 लाख, इसमें से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट। और देखो इंटरेस्ट अब बढ़ जाएगा, 2 और 5 7, 7 का 8% यानी कि 56,000, यानी ये हो जाएगा फिर से 1,44,000। ये फॉर इक्विटी हो जाएगा, ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, सारा का सारा। अब आपको सारी चीजें दी हुई हैं, अब हम निकालेंगे वी यानी कि वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वी निकालेंगे तो आपको EBIT दिया है 2 लाख रुपए। ठीक है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10 है इंटू 100, तो वी तो आपका सेम रहा 20 लाख। देखो वी कांस्टेंट, पहले वाली जो अप्रोच थी उसमें वी 21,40,000 हो गई थी, यानी कि बढ़ गया था। ठीक, डी लेस कर देंगे हम इससे, डी भी आपका बढ़ गया, 5 की जगह 7 लाख हो गया। ठीक, तो इक्विटी आपका कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 लाख हो जाएगा। ठीक है, 13 लाख हो गया आपका, ये हो गया आपका एस यानी कि इक्विटी शेयर्स।
तो इक्विटी शेयर्स आपके 13 लाख रुपए के हो गए। अब जब आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो के निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो हमने पहले यूज किया था फॉर्मूला हम उसी में रख लेंगे। अर्निंग फॉर इक्विटी है 1,44,000 एंड ओवरऑल वैल्यू ऑफ द इक्विटी है 13 लाख। ठीक, 144/13 यानी कि ये हो जाएगा 11.08%। ध्यान रखना है 11.08%। यहां पे जो के निकल रहा था पहले, जो पहले वाले हमने जो इससे पहले जो इसी पे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो हमारा के निकला वो के 10.67 निकला था। कितना निकला था? 10.67। और अभी कितना निकला है? 11.08। तो देखो बढ़ा ना, गया ऊपर। इसका मतलब अप्रोच बिल्कुल सही जा रही है कि अगर आप उस हिसाब से उन एजम्पशंस के थ्रू अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो पहले हमारे पास 10.67 था, अभी 11.8 हो गया, यानी कि बढ़ा है। जो एनओआई अप्रोच कह रही है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ती है अगर हम डेट को इंट्रोड्यूस करें, तो वो सही कह रही है, क्योंकि देखो 11.08 आया। ठीक है, आपके पास केओ सेम है, कांस्टेंट है, वो 10% है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म वो कांस्टेंट। टीडी आपका कांस्टेंट 8% के हिसाब से। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म जो मैं कह रहा था वो देखो 20 की 20 लाख है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक, अब के आपका बराबर रहेगा। देखो कैसे, अगर हम इस एजम्पशंस के थ्रू अगर हम के वो निकालें, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल अगर हम निकालते हैं तो देखो डेट की जो कॉस्ट है वो 8%, यहां डेट है 7 लाख, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म है 20 लाख प्लस 11.08, इक्विटी 13 लाख और ये हो गया 20 लाख। इसको हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इस सिचुएशन में भी केवल 10% ही है या कोई चेंजेस हुआ है। ठीक है, 8%, 7/21, ठीक है, प्लस ये, तो यानी कि ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 7 और 8 को, तो ये आ जाएगा आपका 2.80% प्लस इस अगर 11.08 इंटू 13 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7.20, तो देखो 10%। तो देखो केओ यहां भी 10 है और दूसरी सिचुएशन में भी 10%। वैल्यू ऑफ द फर्म मार्केट वैल्यू 20 लाख है, तो दूसरी सिचुएशन में भी 20 लाख है। अभी पहले जो इससे पहले हमने किया 20-20 10-10, वो 8% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट, तो यहां भी 8% ही है कॉस्ट ऑफ डेट। केवल 2 लाख रुपए हमने क्या किया और इंट्रोड्यूस करे मार्केट में थ्रू डिबेंचर, जिससे कि इंटरेस्ट आपका बढ़ गया है 56 था, तो इंटरेस्ट बढ़ा तो उससे आपका इक्विटी कैपिटल फॉर इक्विटी आपका कम हो गया। कैपिटल फॉर इक्विटी कम होने की वजह से क्या हो गया कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो भी कम हो गए, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो सेम रहा, कांस्टेंट रहा। हाँ, एनआई अप्रोच में यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म देखो वहां 21 से 21,40,000 रुपए हो गए, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 20 की 20 लाख की 20 में से 7 तो आपके जब वो हो गए तो फिर नेचुरली है 13 आपके क्या हो जाने थे, 15 की जगह 13 आपके क्या हो गए, ये केई वैल्यू ऑफ द केई हो गया। एस की वैल्यू जो है 15 थी, 15 से अब इस सिचुएशन में 13 हो गई है। ये हो गया, पहले 15 थी अब जो है वो 13 लाख हो चुकी है। तो देखो इस तरह से वो अप्रोच काम करती है। जो उनके एजम्पशन है और जो उनके पैराग्राफ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि अगर आप क्या करेंगे, ये आपने 2 लाख रुपए अगर आप 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए डेट से बढ़ाएंगे तो देखना फिर क्या होगा, ये सारे जो है ये चेंज हो जाएंगे फिर फिगर, क्योंकि एक लेवल तक ही वो काम करेगा, एक डिग्री ऑफ उस तक लीवरेज तक ही काम करेगा। उसके बाद फिर वो क्या होना ऑटोमेटिकली अपना नेचर दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, वही तो एमएम कहता है। एमएम ये कहता है कि जब आप कह रहे हैं कि अगर हम डिवेंचर को अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं और उसका पोर्शन बढ़ाते हैं तो हमारे फर्म की वैल्यूज में चेंजेस आता है। किसी में ओवरऑल कॉस्ट में चेंज आता है, किसी में मार्केट वैल्यू में चेंज आता है, किसी की डेट इक्विटी की कॉस्ट में चेंज आता है।
लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, वो इन दोनों का मिक्स है। वो ये कहती है कि अगर ये पोर्शन हमने ज्यादा टाइम तक ऐसा किया, इन दोनों अप्रोचों का मिक्स है वो, अगर हमने ये ज्यादा टाइम तक किया तो फिर ये हर चीज की कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। वही एमएम कहता है कि वो जब एक मीन पे जब कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रही है तो हम डेट में क्यों जाएंगे, क्योंकि वो तो रिस्की है। हम फिर इक्विटी की तरफ जाएंगे, और इक्विटी की तरफ तब तक जाएंगे जब तक वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक टाइम पे जब इक्विटी की कॉस्ट भी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाएगी तो फिर हम इक्विटी का पोर्शन कम करके डेट के पोर्शन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे या उसको परचेज करेंगे। एज ए इन्वेस्टर वो बात करता है कि इन्वेस्टर बोला इस तरह से रोल प्ले करता है, जिस इस तरीके से वो अपने को आपको मैनेज करता है और आर्बिट्रेज की प्रोसेस को यूज करते हुए मार्केट को इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करता है, एक साम्य बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कभी फिर हम आगे पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।